ओके। नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख पुणे के यहाँ से। हमने वैद्य राघव गोगटे सर के जन्मदिन के अवसर पे विद्याकर्म की एज इट इज सीरीज शुरू की थी। उसके अभी तक 13 एपिसोड हो चुके हैं। ये सारे एपिसोड में हमने विद्याकर्म और अग्निकर्मों के बारे में ओरिजिन से लेके सारी बातें हमने बताई। उसके बाद मर्म बताए, उसके बाद अग्निकर्म के इंस्ट्रूमेंट बताए, योगाभ्यास बताया और ये सब फॉलो कर रहे हैं। ये वीडियो आने में थोड़ी सी देरी हो चुकी है क्योंकि हमारा बीच में विद्याकर्म और अग्निकर्म इन इनफर्टिलिटी ऐसा सेमिनार हुआ। 1 अक्टूबर को जो सेमिनार हुआ था वैद्य राघव गोगटे फाउंडेशन की तरफ से, हमने महाराष्ट्र और भारत भर से अच्छे अच्छे वैद्यों को बुलाया था और उन्होंने इनफर्टिलिटी के ऊपर आयुर्वेद में क्या क्या चिकित्सा है उसके बारे में हमें बताया। वहाँ पे और एक सब्जेक्ट था विद्याकर्म और इनफर्टिलिटी। जैसे कि हम विद्याकर्म से इनफर्टिलिटी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेते हैं, तो प्रैक्टिकली और कैसा काम होता है, साइंटिफिक तरीके से उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसी सारी बातें वहाँ हो चुकी थी। महाराष्ट्र और भारत भर से काफ़ी लोग वैद्य आए थे और वो पूरी तरह से अच्छा सक्सेसफुल सेमिनार हो गया है। उसके बाद में वहाँ पे हमने हर साल जो देते हैं, जैसे वैद्य राघव गोगटे पुरस्कार, वैद्य अनघा गोगटे पुरस्कार, ऐसे 2 पुरस्कार वहाँ दिए गए। उसके साथ में पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, केस प्रेजेंटेशन के लिए भी वहाँ पे हमने पुरस्कार दिए। और वैद्य राघव गोगटे सर जो फाउंडेशन है, गोगटे सर जाने के बाद जो शुरू हुआ है, उनकी हर साल अलग अलग आयुर्वेद के विषयों को लेके ऐसे सेमिनार होते रहेंगे। ये सारे व्याख्यान करते समय या पूरे भारतवर्ष में विद्याकर्म और अग्निकर्म का नॉलेज बांटते समय ऐसी बात समझ में आती है कि ये जो आयुर्वेद की जो चिकित्सा है अच्छी तरह से लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में इसका इस्तेमाल हो रहा है। हर कोई नया आयुर्वेदिक वैद्य है जो प्रैक्टिस करना चाहता है विद्याकर्म और अग्निकर्म, वहाँ वो बोर्ड पे नाम लगाता ही है। ये जो हमें सब मिला है, मैक्सिमम हमें जो आयुर्वेद में रिजल्ट देने के लिए चिकित्सा हमें प्राप्त हुई है वो वैद्य राघव गोगटे सर की वजह से। वैद्य राघव गोगटे सर ने हमें विद्याकर्म अग्निकर्म सिखाया और उनके सारे जो अभी तक के स्टूडेंट हैं वो पूरी तरह से इसकी चिकित्सा का फ़ायदा जो है रुग्णों को देते हैं और नए विद्यार्थियों को भी देते हैं। इसमें कुछ बातें पीछे रह रही थी, इसलिए हमने विद्याकर्म अग्निकर्म सीरीज शुरू की है। हर एक ने ये शल्य कर्म का विषय है तो वो खुद आके सीखना चाहिए। मैं दूसरी एक बात बताऊंगा कि वीडियो के थ्रू लर्न करके भी कुछ लोग सीखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आयुर्वेद की डिग्री जिनके पास है उन्होंने ही विद्याकर्म और अग्निकर्म का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि विद्याकर्म अग्निकर्म है अनुशस्त्र है और उसका उपयोग जो है जिनके पास डिग्री है, जिनको गवर्नमेंट से परमिशन है, ऐसे ही लोगों ने करना चाहिए। अगर कोई दूसरे जो जिनके पास डिग्री नहीं है और ऐसे ही वो करना चाहते हैं तो इसके लिए आगे जाके उनको कठिनाई निर्माण हो सकती है। तो मेरा यही कहना है कि जो आयुर्वेद की डिग्री है जिनके पास, उनके लिए ही ये नॉलेज है, ये हम पहले से ही बता देते हैं। हमारा लास्ट एपिसोड था तब हमने अंगुष्ठ मूल का वेधन कर्म शुरू किया था। डेप्थ ऑफ द अंगुष्ठ मूल हमने बताया था। कुछ एपिसोड के पहले हमने वैद्य राघव गोगटे सर के लेख जो है, आर्टिकल जो है, वो पढ़ा के सुनाने की हमने शुरुआत की थी। सिर्फ विद्याकर्म अग्निकर्म जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर तो इजीली आती है, लेकिन उसके पीछे विचार क्या है ये जब तक समझता नहीं है तब तक इसकी डेप्थ समझ में नहीं आती। नहीं तो विद्याकर्म जैसे कई सारी चिकित्साएं मिलती हैं, जैसे एक्यूपंक्चर हो गया है, ड्राई नीडलिंग भी कुछ किया जाता है, तो उनका शास्त्र अलग अलग है। लेकिन आयुर्वेद में जब हम विचार करते हैं, आयुर्वेद की चिकित्सा का विचार करते हैं, तो आयुर्वेद के सिद्धांत जो है वो चिकित्सा को लागू पड़ते हैं। जैसे दोष धातु मल ये सिद्धांत आता है वो लागू पड़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक पुणे के जो श्रेष्ठ गुरु है आयुर्वेद के, उनका एक व्याख्यान अटेंड कर रहा था। वहाँ पे वो गुरुजी ने एक बात बताई
जैसे उन्होंने कहा, स्टेज पे कहा कि जब भी कोई लेक्चरर है जो स्टेज पे बात करता है तो मैंने किया, हमने किया, ऐसा होता है हमेशा। और इसके पीछे मैं ये शब्द को छोड़ के उसके पीछे वो व्यक्ति जितना सीखा है वो उनके गुरुजों के पास उनका नाम आना चाहिए, वो आता है ऐसा ही कंसीडर करके हमें सोचना चाहिए। हम भी जब आयुर्वेद की चिकित्सा बताते समय कहते हैं कि हम ये ऐसी चिकित्सा हम करते हैं तो इसका सारा श्रेय जो है हमें ना हो के हमारे जो गुरु है जिन्होंने हमें विद्या कर्म अग्नि कर्म सिखाया है उनको जाता है, ऐसा आप ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए 4-5 सीजन से हम वैद्य राबो गोगटे सर के जो लेख हैं उनके बारे में बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो राबो गोगटे सर के लेख है वो जब तक दिल में नहीं बैठ जाते तब तक उनके विचार करने की अलग अलग जो शक्ति थी या वो विचार की अलग अलग टेक्निक थी वो हम तक पहुंचती नहीं। सर्जन थे सर और सीधी सीधी बात करते थे, कोई भी टॉपिक घुमा के नहीं बोलते थे और चिकित्सा करते समय ही सीधी सीधी प्लेन ट्रीटमेंट होती थी। इसीलिए पेशेंट को कोई पेशेंट सर का 1 महीने के ऊपर नहीं जाता था, उसके पहले ही रिजल्ट आते थे और पेशेंट दोबारा नहीं आता था। जैसे पुराने लोग कहते हैं कि अगर आप सच्चे अच्छे डॉक्टर हो तो आप कितने पेशेंट देख रहे हो इसका मतलब नहीं है, आप कितने पेशेंट की ट्रीटमेंट बंद कर रहे हो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हमें पेशेंट चलाने हैं सालों साल, हमें पेशेंट ठीक करने ये इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही सर का आयुर्वेद के शास्त्र के औषधि और औषधि के बारे में भी थोड़ा सा स्पेसिफिसिटी थी, वो एक्यूरेसी से वो दवाई यूज़ करते थे, वो भी मैं आगे बताऊंगा क्योंकि पिन पॉइंट थी। 60 साल की सर की मेहनत है, मैं डायरेक्टली सबको बताऊंगा कि कैसे कैसे वो सक्सेसफुल मेडिसिन इस्तेमाल करते थे। लेकिन कुछ विचार है, जैसे सर ने विज्ञान भारती में 2004 में एक लेख लिखा था। जब गोगटे सर सानी गुरुजी जो हॉस्पिटल है, ताराचंद जो रुग्णालय है, ये दोनों के यहाँ पे सर काम कर चुके थे, निवृत्त हो चुके थे। तो ऐसे में उन्होंने एक लेख लिखा था, आयुर्वेद और आयुर्वेदी औषधि। उसके बारे में बता रहा हूँ मैं लेख पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बारे में हम आज का टॉपिक लेंगे। आयुर्वेद एक जो शास्त्र है उसमें रोगोत्पत्ति के कारण, वो रोग उत्पन्न होते समय कौन से अवस्था रहती है, कौन से लक्षण दिखते हैं और उसकी चिकित्सा ऐसे बताया जाता है। और चिकित्सा करते समय ये संप्राप्ति को हमें भंग करना होता है। केवल डिसीज़ का निदान होने के बाद चिकित्सा कर ली जाएगी तो पूरी चिकित्सा नहीं होगी, उन पे पथ्य अपथ्य हेतु इसके बारे में सारे बारे में हमें सोचना पड़ता है। इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र है, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं है, ये अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं है, ये परफेक्ट शास्त्र है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है वो जो सूत्रों के हिसाब से बताई गई है और बताइए इदम आगम सिद्धत्वात् प्रत्यक्षम फल दर्शनात्। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपका चिकित्सा जो है पूरी नहीं हुई है। मंत्रवत संप्रवक्तम माम मीमांसु कदाचन, ग्रंथ में ऐसे लक्षण दिए हैं। मंत्र से नहीं होगा, मंत्र से अगर हो रहा है तो उसके भी कारण होंगे। तो ये सारे बारे में कार्य कारण भाव जो है लागू पड़ता है और उसके बाद ही जब तक फल दर्शन नहीं होता, जैसे रिजल्ट ओरिएंटेड आपने रिसर्च करना चाहिए ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन आयुर्वेद रिजल्ट ओरिएंटेड ही है, रिसर्च ही है, पूरा रिसर्च हो चुका है, उसमें फिर से क्यों करना है, ये सर का कहना था। अगर करना है तो अलग अलग बातों में करना चाहिए। ग्रंथ में अलग अलग रोग के कारण, लक्षण, निदान, औषधि, इनका अनेक रुग्णों के ऊपर अभ्यास करके ही ये शास्त्र शुद्ध अभ्यास करके आयुर्वेद में वर्णन किया है। अगर हम ऐसा शास्त्र शुद्ध अभ्यास करके नहीं करेंगे तो गुण तो आ जाएगा लेकिन शास्त्रीय संपूर्ण चिकित्सा नहीं होगी, ऐसा सर का कहना था। युग बदल रहा है, काल बदल रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये जो तत्व है आयुर्वेद के उनमें हमें बदलाव लग सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद के तत्व कभी बदलेंगे नहीं। और जो तत्व पहले बन चुके हैं अगर इस काल में लागू नहीं होते ऐसा मन लग रहा है तो
उसका पुनः प्रत्यय हमें करने के लिए कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि आयुर्वेद में जो शास्त्र में वर्णित है वो आगे भी हम उसका रिसर्च करके देख सकते हैं कि वो सही है। अभी भी हमें पता है कि जितने भी पीजी स्टूडेंट रिसर्च करते हर एक रिसर्च पॉजिटिव ही आता है। ग्रंथ में दिया है कि सूंठ की वजह से खोखला नहीं जाता है, ऐसा कभी नहीं होता, जाता ही है। रिसर्च हमें पॉजिटिव ही आते हैं। आयुर्वेद में 4000 साल से भी ज़्यादा पहले संशोधन को महत्व दिया गया है, और संशोधन करके जो बताया है आज भी 4000 साल बाद वही निदान पद्धति औषधे वैसी के वैसे टिके हैं। जैसे बताया गया है कि विश्व भैषज जो सूंठ को बोलते हैं 4000 साल पहले भी वही बोलते थे, आज भी वही बोलते हैं, और 4000 साल पहले वही गुण आते थे, आज भी वही गुण आते हैं। यही में इसमें ही आयुर्वेद का सामर्थ्य है। आजकल बोला जाता है घी मत खाओ, ये मत खाओ, करडे खाओ, सूर्यफूल का तेल ही खाओ, ये तेल शेंगदाना तेल मत खाओ, ऐसा बताया जाता है। ये जो बदलाव है आयुर्वेद में अच्छी तरह से बताया गया है पहले से। रुग्ण के अनुसार पुरुषम वीक्षय न्याय से आयुर्वेद में ये सारी बातें आई हैं। एक ही नियम सबको लागू नहीं होगा। आयुर्वेद के काल में अनेक औषधि हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने समय हमें दिक्कतें होती थी, इसीलिए आयुर्वेद घर घर में सिखाया जाता था। आयुर्वेद का ज्ञान पहुंचाने में हमें दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर हम आयुर्वेद की औषधि बना के घर घर में पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उसमें दो संभावनाएं होती है। एक तो वो हर एक को एक ही दवाई लागू नहीं पड़ेगी, या हर व्यक्ति तक वो नहीं पहुंचेगी। इसीलिए आयुर्वेद के निदान और आयुर्वेद का ज्ञान घर घर तक पहुंचाना जरूरी है, ऐसा सर कहते थे। एग्जाम्पल देंगे, दुर्वा है, बेल है, तुलस है, ये पित्त वात और कफ की औषधि है। वो अगर हमारे घर में रहती है, देव भगवान के सामने रखी ही जाती है। जैसे जास्वंद का फूल है, जपा का फूल है, रुई है जिसको शनि को चढ़ाया जाता है, सुपारी जो है गणपति को चढ़ाई जाती है, उम्बर जो है वो दत्त भगवान का स्थान समझा जाता है। अलग अलग 21 वनस्पतियों के पत्र जो है वो पत्री बोल के गणपति को, हमारे गणेश जी को चढ़ाया जाता है, हरतालिका पे चढ़ाया जाता है। तो ये हमारे घर में ये लोगों को ये अलग अलग प्रकार के जो त्यौहार है उसमें ये वनस्पतियों का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए वो डाला गया है, ताकि ये जो सारी वनस्पतियां हैं वो हमें शरीर में रोग दूर करने के लिए ही काम में आती है। इसलिए हम भगवान को चढ़ाते हैं, और घर में हमें वो चढ़ाते समय भक्ति जब आती है तो भक्ति से जब हम काम करते हैं तो पूरे दिल में बैठ जाता है। इसलिए आयुर्वेद का अभ्यास भी भक्ति से करना चाहिए। जैसा अश्वत्थ है, वो अभी दशहरा आ रहा है, वहाँ पे दिया जाता है। कड़ू नींब है, जो हमारा गुड़ी पाड़वा रहता है वहाँ पे उसका महत्व है, क्योंकि जब जो लगता है वो त्यौहार में बताया गया है। इसीलिए सर्व जो औषधि है वो उसी समय में आए हैं जहाँ पे शरीर में या हमारे इन्वायरमेंट में दोष बदलते हैं। इसीलिए ये घर के हर एक स्त्री को पता होनी चाहिए, और उसी हिसाब से संस्कारित भी किया गया है हमारे पूरे त्योहारों में। सामान्य रोग और उसकी जो औषधि है, इसका जो प्रचार है नारद पुराण से किया गया है। जैसे अभी मैंने बताया, सिंपली ये जो औषधि है उनका जो घर में इस्तेमाल है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए पहले वाले लोग पहले से काम करते थे। अभी तो क्या होता है, तुलसी भी कुछ बड़े बड़े शहरों में पता नहीं होती है। दुर्वा जो है तो पहचानने नहीं आती है, किसी को बोल दिया है दुर्वा खाना है तो वो सीधा ग्रास लेके आता है जो मंदिर के बाहर मिलता है, वो खाने लगता है, जैसे कि उसके सोसाइटी में दुर्वा होते हुए भी नहीं मिलती है। पीपल होता है लेकिन उसका महत्व नहीं पता होता है। जपा होता है, पारिजातक होता है कि जो ज्वर में, वायरल फीवर में बहुत अच्छी तरह से काम में आता है। वायरल फीवर के लिए लोग 15-15 दिन परेशान हो रहे हैं, लेकिन घर में बैठे हुए घर के बाहर जो पारिजातक है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, बेल, तुलसी, अदरक, इसका इस्तेमाल कैसे करना है नहीं पता है। जैसे पहले ही बताया गया है कि आयुर्वेद का ज्ञान घर घर तक होना चाहिए। औषधि घर घर तक लेने जाने का इम्पॉसिबल टास्क, हम उसके पीछे नहीं जा सकते, इसलिए ज्ञान घर घर तक जाना चाहिए। ये पहले घर में होता था। जिसे खाया हुआ अन्न है वो टेस्टी भी होना चाहिए और वो डाइजेस्ट भी होना चाहिए, और वो रोगों की उत्पत्ति भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए घर में हींग, मिरे, जीरे
अदरक, सरसों, मेथी, धनिया, इनका वापर पहले से किया जाता है। लेकिन आजकल जो टेस्ट की वजह से इनका वापर दोषों के अनुसार करना लोग भूल चुके हैं। सब तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो ज्ञान होता है वो भूल गए हैं। सिटी बड़ी बड़ी बन रही है, विभक्त कुटुंब पद्धति बन रही है। इसकी वजह से वनस्पतियों का घर में जो उपयोग है उसका विनाश हो रहा है। सिंपल डिसीज़ होते हैं, लेकिन उसका मेडिसिन घर में होते भी डॉक्टर के पास जाके एंटीबायोटिक जैसे दवाइयाँ खाने के पीछे लोग पड़ते हैं, जिसका परिणाम बहुत घातक रहता है। इसके पीछे ही जग भाग रहा है। जो घर में है वो छोड़ रहे और भाग रहे। जैसे वैसे हो गया कि बगल में छोरा शहर में डिंडोरा, ऐसा ही हो रहा है। हम टीवी देख रहे, मोबाइल देख रहे, होटल में जा रहे, अलग अलग खाना खा रहे, लेकिन इसमें मानसिकता बदल रही है और रोग बढ़ रहे हैं। जो दवाई है जिस गुण के लिए फेमस है वो गुण ही लोग भूल रहे हैं। हाँ, आयुर्वेद में ऐसी दवाई है, हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका व्यापक नहीं होगा। जो औषध है, कलक है, काढ़ा है, चूर्ण है, गुटी वटी है, अनेक पद्धति ने औषध दे सकते हैं, अनेक रोग के ऊपर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये घर घर में इसका नॉलेज रहेगा तो व्याधियाँ दूर करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। औषधि की मात्रा में बताते समय रुग्ण को जब औषधि देते हैं उसका मात्रा, रोग का बल, रोगी का बल, इनको देख के ही देनी चाहिए। ये भी लोग भूल रहे हैं। वटक, मोदक, इनका जो वर्णन आया है बच्चों को देख के और उनको पैलेटेबल होने के लिए बताया गया है। 20वीं सेंचुरी में काल के अनुसार वर्णन अलग अलग आया है। उनका अनुभव ध्यान में रखते समय औषधियों का मात्रा बदल दिया है। जैसे सर बताते थे हमेशा कि शिवाजी महाराज है या पुराने लोग हैं, वहाँ पे हर एक जो मावड़ा था या हमारा सोल्जर था, वो उसका खाना अगर हम देखेंगे, जैसे उसका खाना था कि वो 30-30, 20-20 रोटियाँ खाता था, और जो इतना बड़ा पतीले में वो उसकी दाल या सब्जी रहती थी। तो अभी का हम देखेंगे तो 1/10 हो चुका है। जैसे हम 3 रोटियों के ऊपर खाना नहीं जाता है, 1 बाउल के ऊपर खाना नहीं जाता है। तो ये जो हमारा अग्नि है काल के अनुसार कम हो गया है। जैसे पहले की रोटियां बहुत हेवी रहती थी, घी एक व्यक्ति बहुत खाता था, अभी वो नहीं जाता है क्योंकि काल के अनुसार हमारा अग्नि कम हो चुका है, और उसकी वजह से हमारे दवाइयों के डोज भी कम हो चुके हैं। वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। बस्ती के, पंचकर्म के डोज कम हो चुके हैं। जैसे ग्रंथ में तो दिया है निरो बस्ती की मात्रा 960 ml तक देनी है, लेकिन अग्नि का विचार करते समय अगर अग्नि 1/10 कम हो चुका है, जो 30 रोटियां हम पचा सकते थे, डाइजेस्ट कर सकते थे, अभी 3 रोटी के ऊपर आ गए हैं। तो इसी के हिसाब से अगर 960 ml हमें निरोह बस्ती देनी है तो आजकल हमें 1/10 100 ml तक निरोह बस्ती देनी होती है। जैसे मात्रा बस्ती है जो 3 घंटे में स्नेह पचना चाहिए, अगर अच्छा अग्नि है तो 3 घंटे में स्नेह पचने के लिए 100 ml, 200 ml या 300 ml तक लोग घी पीते थे, जिनका घी 3 घंटे में पच जाए। लेकिन आजकल लोग 10 ml, 15 ml के ऊपर नहीं करते थे। इसीलिए पहले ज़माने में मात्रा बस्ती की जो मात्रा रहती थी वो 300 ml तक रहती थी, लेकिन अभी मात्रा बस्ती की मात्रा कुछ लोगों को तो 10 ml तक, 5 ml तक आ चुके हैं, लेकिन स्टैंडर्ड मात्रा 20 ml तक रहती है। तो ये भी हमें काल के अनुसार आयुर्वेद में बदलाव देखने होते हैं। स्वभावतः अपथ्य रहते हैं कुछ पदार्थ जो आयुर्वेद में अपथ्य बताए गए हैं। जैसे करडई है, करडई का तेल है, इसके तेल के इतना दूसरा कोई खराब पदार्थ आयुर्वेद में नहीं है। जैसे सूर्य फूल है, सूर्य जो देखता है धूप को ही देखता है। अगर पित्त व्यक्ति है तो उसको स्वभावतः ही वो अच्छा नहीं रहेगा। आयुर्वेद के अनुसार करडई का जो तेल है मल अवरोध करनारा है, विधाकारक है, सर्व रोग को बढ़ाने वाला है। अर्वाचीन शास्त्र में हृदरोग में उसका इस्तेमाल दवाई के लिए आया है, लेकिन अभी 20वीं सेंचुरी में करडई के गुण बदल चुके हैं। औषधि इतनी आई है, इसीलिए करडई के जो बैड लक्षण थे या गुण थे वो अभी नष्ट हो रहे हैं। अभी हमें ऐसा सोचना चाहिए। गोमांस ग्राम्य मांसेषु निहितः, जैसे लोग मांस खाते थे, ग्रंथ में ही आया है, हमारे यहाँ पे बताया है सर ने कि गोमांस जो गाय का मांस है ग्राम्य मांसेषु निहितः, ग्राम्य लोगों ने नहीं खाना चाहिए, हितकारक नहीं है।
मेशीपथ कुसुम्बस्य तैलम त्याज्यम च फानित, ऐसे त्याज्य पदार्थ है, लेकिन वो अभी लोग खाना शुरू किए हैं। तो वो स्वभावतः अपत्यकारक जो थे, लोग रोज़ डेली खाना शुरू करके स्वभावतः ही पथ्यकारक बना रहे हैं उसको। उसके बाद औषध है, औषधि की जो अनअवेलेबिलिटी है उसके बारे में सर ने लेख में लिखा है। आयुर्वेद शास्त्र में कालानुरूप अनेक औषधि नष्ट होती गई हैं। जैसे वाग्भट और चरक में बताई गई कालानुसारिणी रसायनानी, ऐसा रसायन चिकित्सा में बताया है। पहले जो 1000 साल पहले का काल था वहाँ पे औषधि मिलती थी, और अभी 1000 साल का काल है, अभी की औषधि जो है बहुत अलग है। इसीलिए चरक की जो रसायन चिकित्सा पद्धति है वो बहुत अच्छी होते हुए भी हमें प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कुटी प्रावेशिक रसायन है। लेकिन उस प्रकार की जो रसायन चिकित्सा पद्धति अभी लेने के लिए लोगों को टाइम भी नहीं है, वो मानसिकता भी नहीं है। इसीलिए योग रत्नाकर में अलग अलग प्रकार के रसायन हैं, जैसे कर्पूरा भावतो देयम सुगंधिम मुस्तकम तथा नीलोत्पलस्य अभावतो कुमुदे तत्र दीयते, गोघृतस्य अभावतो चाज्यम सर्वत्र दीयते, क्षीरा भवावो रसमोग्धो मासुरेवा प्रजायते। क्या क्या बताया, जो हमें पहले वाली अच्छी दवाई नहीं मिलती, अभी उसका पर्याय ड्रग आना शुरू हो चुका है। जो तो लेना तो अच्छा नहीं है, लेकिन मिल ही नहीं रहा है, तो हमें दूसरी उपाय योजना करनी है, ऐसा बताया है। तो इसके बारे में, औषध के बारे में बहुत सारा सर ने बताया है। इसका जो आधा लेख है बाकी है, वो व्यवहार में कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, कालानुरूप जो बदलाव हो चुके मैं अगले इसमें बताऊंगा। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अंगुष्ठ मूल, डेप्थ ऑफ अंगुष्ठ मूल का विद्या करते समय और मैंने एक बात बताई थी कि जो भी हम विद्या कर्म बता रहे हैं उसके पहले हमने 10 एपिसोड लिए थे, मर्म के एपिसोड लिए थे, और कुछ एनाटॉमी भी बताई थी, कुछ योग का भी हमने इस्तेमाल किया था। तो अभी जब हम डिसीज़ के ऊपर विद्या कर्म अग्निकर्म ले रहे हैं, वो डिसीज़ के ऊपर अग्निकर्म और विद्या कर्म लेते समय कम से कम 5 से 6 बार पहले जो वीडियोज़ है अगर देखोगे तो उसके बाद में हर एक एपिसोड में जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे, उनका महत्व समझ में आ जाएगा। अब हम लेंगे गुरुद्रसी। गुरुद्रसी जो व्याधि है, जिसको साइटिका भी हम साइटिका से कंपैरिजन कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम चिकित्सा भी कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद में जो गुरुद्रसी वर्णन है वो 2 प्रकार से है, एक वातज गुरुद्रसी वाला और कफवातज गुरुद्रसी वाला है। उसकी संप्राप्ति भी है और लक्षणों का ये भी है, अलग अलग बताए गए हैं शास्त्र में। जैसे स्पिक पूर्वा कटी पृष्ठ उरु जानु जंघाम पदम क्रमात, ये गुरुद्रसी के लक्षण आते हैं। और मॉडर्न में जो साइटिका लक्षण है वो साइटिका नर्व का कॉम्प्रेशन होने के बाद जो लक्षण आते हैं, दोनों पे भी हमें सिमिलैरिटी दिखती है। लेकिन जब पेशेंट हमारे पास आता है और हमें गुरुद्रसी का विद्या कर्म के बारे में हम सोचते हैं, तो हमें ये जो पेशेंट है काफ़ी कंपैरेटिव करके हमें चिकित्सा करनी होती है। जैसे मैं साइटिका के बारे में बताऊंगा और गुरुद्रसी के बारे में एक कॉमन बात बताऊंगा कि हर एक साइटिका गुरुद्रसी होगी, लेकिन हर एक गुरुद्रसी साइटिका नहीं होगी। गुरुद्रसी में वर्णन जो है स्पीक पूर्वा कटी पृष्ठ उरु जानु जंघाम पदम क्रमात, ये वेदनाएं का क्रम है, ऊपर से नीचे आती है वेदना, ये साइटिका में होती ही है। लेकिन कुछ ऐसे भी व्याधि है जिसमें साइटिक नर्व का कॉम्प्रेशन नहीं रहता है, फिर भी वेदनाएं ऐसी आती हैं। तो आयुर्वेद में गुरुद्रसी बताते समय सीधा लक्षण बताया है। गुरुधवत चलती थी गुरुद्रसी, जो गुरुधवत मीन्स जो हमारा गिद्ध है, गिधाड़ मराठीमध्ये म्हणतात त्याला, वो गिद्ध जैसे चलता है, या हमें अभी पता है कि हमारा एक मूवी आया था पुष्पा, जो पुष्पा जैसे चलता है वो जो गुरुद्रसी के लक्षण है, क्योंकि वो पैर जो हेवी बन चुका था और वो उसको उठाने के लिए तकलीफ दे रहा है, तो वहाँ कुछ मसल में हेवीनेस आया था, तो वो व्याधि जो है गुरुद्रसी आता है। अब मैं हमेशा बताते समय एक मुख्य बात बोलता हूँ, आयुर्वेद ये शरीर रचना की चिकित्सा की जगह दोषों की चिकित्सा के ऊपर ज़्यादा बोलता है। कभी भी हमने ऐसा कभी अध्याय का नाम नहीं पढ़ा है कि अथ तो फुफ्फुस व्याधि विधानम व्याख्यास्यामि या यकृतो व्याधि विधानम व्याख्यास्यामि या किडनी विकार विधानम व्याख्यास्यामि, ऐसा हम ज़्यादा नाम नहीं पढ़ते। हालांकि कुछ ऐसे नाम भी है, जैसे वृक्क रोग विकार हम व्याख्यास्यामि, ऐसा भैषज रत्नावली हमें मिलता है, लेकिन वो फंक्शनली थोड़ा सा रिलेटेड रहता है, एनाटॉमिकली नहीं रहता है। वैसे गुरुद्रसी जो है
लोगों को लगता है कि ये नर्व का कॉम्प्रेशन होने की वजह से जो व्याधियाँ है और उसकी हम चिकित्सा करेंगे, तो ये बराबर है, लेकिन पार्टली बराबर है, पार्शियली बराबर है। हमें वो चिकित्सा करते समय दोषों की चिकित्सा है, ये हमें कभी भूलना नहीं होता है। क्योंकि गुरुद्रसी का दोष या शूल कम करते समय या सिरा कंडारा के ऊपर जो वायु आ गया है, वायु की वजह से वेदनाएं आई है, या अवरोधात्मक है या क्षयात्मक है, ये जो दोनों भी हम कहेंगे संप्राप्ति भंग करना है, तो वहाँ पे विद्ध कर्म का उपयोग आया है। तो वात और वात कफज अगर सिराओं में स्पीक पूर्व कटिपृष्ठ उरु जानो जंघम पदम क्रमात ऐसे ही जब वेदनाएं रहती है, और ये जो वेदनाएं अवरोधात्मक रहेगी या क्षयात्मक रहेगी, अगर ये दोनों वेदनाएं को वायु ये जो वेदनाएं निर्माण करता है, इसको हमें अगर नियंत्रण करना है तो वेदन कर्म आया है। अंतरा कंडरा गुल्फम जानूम ऐसा अग्निकर्म भी चिकित्सा सूत्र में चरक में आया है। तो ये दोनों बातें हम देखेंगे कि विद्ध कर्म और अग्निकर्म ये दोनों में कैसे किया जाता है। ये जो पेशेंट है ये गुरुद्रसी का पेशेंट है, ओल्ड पेशेंट है। तो उसको आघात हुआ था और उसके वजह से गुरुद्रसी जैसे लक्षण दिख रहे थे। तो ये डायग्नोस करते समय सारे हेतु देख के वातज गुरुद्रसी का हमने डायग्नोसिस किया था। तो इसमें विद्ध अग्निकर्म करते समय प्रथमतः हमने विद्ध कर्म करने का सोचा। उसके 4 अंगुली का नाप लिया। ये अंगुली प्रमाण का डिटेल हमने हमारे मेजरमेंट के समय हमने बताया था कि अंगुली प्रमाण कैसे लेना है एक्यूरेट से, वो वहाँ पे हमने मार्किंग की। ये मार्किंग करते समय आर्टिकुलेशन जॉइंट ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें नी जॉइंट की एनाटॉमी पता होनी चाहिए और उसके हिसाब से हमने वो एग्जैक्टली मिडल लाइन निकाली और वहाँ पे मार्किंग पे हमने विद्ध कर्म किया। जैसे गुरुद्रसी में आया है कि जानुसंधि से ऊपर या तो चतुरंगुले ऐसा आया है। तो वहाँ पे पेशेंट को वेदनाएं थी, स्पीक कटी पृष्ठ उरु जानु जंघम पदम कर्म। तो जानुसंधि के ऊपर 4 अंगुली हमने विद्ध कर्म किया, अर्धव्रीहि विद्धन कर्म करना है, और जानुसंधि के नीचे 4 अंगुली हमने विद्ध कर्म किया, जो गुरुद्रसी में बताया है। लेकिन ये रुग्ण को आघात की हिस्ट्री थी, आघात से रक्त दुष्ट होता है और वायु भी दुष्ट होता है, इसलिए इसमें वात रक्त का भी हमें पॉइंट करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इसीलिए ये पेशेंट को वात रक्त में हम जो करते हैं क्षिप्र मर्म से उपरिष्ठा 2 अंगुले, ये पेशेंट को हमने विद्ध कर्म किया। ये पेशेंट को चलने नहीं आता था, क्षयज होने के कारण ये पेशेंट को एक सेटिंग में नहीं 1-2 सेटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, या कुर्यात यावत अतंत्रित उसके हिसाब से हमें करना होगा। लेकिन एक्यूरेसी जब तक आप अचीव नहीं करते तो पेशेंट को उतने रिजल्ट नहीं आते। ये वात कफज संप्राप्ति वाला पेशेंट है। हमें सारे इनके लक्षण वगैरह हेतु हमें मिल जाएंगे अगर हम प्रश्न पूछेंगे। तो पेशेंट है बाथरूम से चल भी नहीं सक रहा है, पेशेंट को गुरुद्रसी हमारा डायग्नोसिस हो गया है, कफवातज गुरुद्रसी हमारा डायग्नोसिस है। आप देख सकते हो ऐसे पेशेंट में गुरुद्रसी के स्तंभ बहुत ज़्यादा रहता है। हम अगर हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो डिस्क बल्जिंग या डिस्क कॉम्प्रेशन ऐसे हमें लक्षण मिलते ही है, लेकिन साथ में हमें आयुर्वेद निदान बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये रुग्ण में हमारा आयुर्वेदिक निदान हो गया था कफवातज गुरुद्रसी। स्तंभ ज़्यादा था, वेदनाएं ज़्यादा थी, वहाँ पे सामता ज़्यादा थी, वायु के लक्षण ज़्यादा दिख रहे थे। तो ऐसे पेशेंट में हमें पूरी तरह से अग्निकर्म और विद्ध कर्म का सहारा लेना होता है। तो ये पेशेंट ने हमें वीडियो भेजा था और वो चल नहीं पा रहा था और तुरंत हमने पेशेंट को हमारे यहाँ बुला लिया। पेशेंट अनेबल था, उसका जो पैर है वो उठाने के लिए भी सक्षम नहीं था, और वेदनाएं जो हमारे ग्रंथ में बताई हो उसी तरह से एकदम स्पेसिफिक गुरुद्रसी की वेदनाएं थी। तो ऐसे पेशेंट में कफवात संप्राप्ति के पेशेंट में हमें विद्ध कर्म और अग्निकर्म दोनों करना होता है। अब करते समय अभी वातज गुरुद्रसी में हमने देखा था कि वहाँ पे हमने जानुसंधि के ऊपर और नीचे 4 अंगुली वेदन कर्म किया था। अब यहाँ पे पेशेंट पे करते समय हमें सायटिका का जो ओरिजिन है वो हमें पता होना चाहिए। अंतरा कंडरा गुल्फ जो अग्निकर्म चिकित्सा सूत्र आया है गुरुद्रसी का, वो भी हमें यहाँ पे करना है। ये करते समय एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन से सैक्युलर प्रमोंटी तक जो लाइन रहती है वहाँ पे हमें वो पाल्पेट करके देखना है, सरफेस मार्किंग यहाँ पे करनी है
कि एग्जैक्टली कहाँ से नर्व आ रही है। बाद में हमने प्रेशर पॉइंट देखा है, साइटिक टेंडरनेस टेस्ट की है, इसमें हमने फेबर्स टेस्ट करके भी देखी है। तो हमारा डायग्नोसिस यहाँ पे कफवातज गुरुद्रसी है। इसके रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमें L4 L5 यहाँ पे डिस्बल्स दिखा है जो नर्व कॉम्प्रेस कर रही है। अब ये हमने डेमो के लिए हमने यहाँ पे एक सरफेस मार्किंग का प्रयास किया है कि एग्जैक्टली हम करते समय हमें क्या विचार होना चाहिए। अब ये करते समय एग्जैक्टली साइटिक नर्व का ओरिजिन कॉम्प्रेशन कहाँ रहता है। बेसिकली ये जो डिस्क रहते हैं पिछले साइड में तो स्पाइनस प्रोसेस लगती है, लेकिन पैरास्पाइनल प्रोसेस का इस्तेमाल पैरास्पाइनल मसल जो रहते हैं वहाँ पे हम यहाँ पे अग्निकर्म करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले साइटिक नॉच हमें ढूंढनी है, और साइटिक नॉच में हमें 26 नंबर निडल से जो अम्बिलिकल के डायरेक्शन की तरफ हमें वेदन कर्म करना है। ये वेदन करते समय जो पैर है सेमी फ्लेक्जन पोजीशन में होना चाहिए जैसे बस्ती में होता है, और वो वेदन कर्म करने के बाद हम अग्निकर्म शुरू करते हैं। ये वेदन कर्म करने के बाद तुरंत साइटिक नर्व पे जो न्यूराइटिस हुआ है या प्रेशर आया है, कॉम्प्रेशन हुआ है, वो तुरंत जल्दी कम होने लगता है। अब ये करते समय हमें ये इमेज ध्यान में रखनी है कि ये जो साइटिक नर्व का कॉम्प्रेशन है या गुरुद्रसी है वो उसका लक्षण कहाँ पे है, उसके हिसाब से लंबार प्लेक्सस के यहाँ पे पैरास्पाइनल मसल्स के ऊपर हम अग्निकर्म करते हैं। रैंडमली अगर कहीं भी अग्निकर्म करेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं आते, हालांकि वहाँ का लोकल पेन कम हो जाएगा। लेकिन अग्निकर्म करते समय हम 2 प्रकार से अग्निकर्म करते हैं। एक तो शूलग्न के लिए करते हैं, अत्यग्र शूलेदय जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वेदना है वहाँ पे हम अग्निकर्म करते हैं, और दूसरा नर्व के लिए करते हैं, पैरास्पाइनल मसल्स के लिए करते हैं। तो उसके लिए हमें जो हमारे लंबार प्लेक्सस है और वहाँ पे जो मसल्स है, टेंडन्स है, शीथ है, उसकी एनाटॉमी हमें पता होनी चाहिए। उसके हिसाब से हमें डेप्थ तक अग्निकर्म कहाँ करना है। हमें अग्नि जो है द्रव्याश्रय से, यहाँ पे सुवर्णशला का ये द्रव्याश्रय है, काफ़ी लोग लोह शलाका से अग्निकर्म करते हैं, लेकिन सुवर्णशला का रद्य है, सुवर्ण रद्य है जो जिसका गामित्व है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, और सुवर्णशलाका का गामित्व वो हृदय तक जाता है, और धातु पोषण में श्रेष्ठ है सुवर्णशलाका, इसलिए गोप्टेसर सुवर्णशलाका इस्तेमाल करते थे। शलाका इम्पोर्टेंट है, उसके साथ में करने वाला हस्त भी इम्पोर्टेंट है। तो वो एक्यूरेटली अगर हम काम करेंगे तो हमें अपुनर्भव चिकित्सा मिलती है। जैसे कहा गया है कि अग्निकर्म अपुनर्भव चिकित्सा है, तो इसमें अगर हम कॉस्मेटिक अग्निकर्म करते हैं तो वहाँ पे भी अपुनर्भव होता है, और सुवर्णशलाका से हम अग्निकर्म करते हैं तो एग्जैक्टली अपुनर्भव होता है। तो यहाँ पे अभी साइटिक नॉच के ऊपर किया है, आपने देखा होगा लंबार के 3 ही जगह पे हमने अग्निकर्म किया है। जो हमारा सेकंड रूट रहता है वो जो अलग अलग प्रकार के रूट मिलते हैं उसके हिसाब से अगर हम लंबार प्लेक्सस को पकड़ के बैक के अग्निकर्म के पॉइंट करते हैं तो हमें रिजल्ट जो रहते हैं वो परमानेंट मिलते हैं। अभी ये रुग्ण को हमने 3 दिन कंटिन्यूसली अग्निकर्म किया था, और उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं हमें देखने के लिए, वो मैं बताता हूँ। अब ये सारे अग्निकर्म करते समय हमें दोष दुष्संप्राप्ति ये पता होना चाहिए। हेतु हमने बंद किए थे पेशेंट को कहा था कि बेड रेस्ट करना है, झुक के कुछ वज़न उठा नहीं सकते आप। ये करते समय हमने पेशेंट को पथ्य समझाए, सामता नहीं आनी चाहिए। साथ में हमने कुछ पेशेंट को दवाई नहीं दी थी, पेशेंट को कहा था कि हमने ये अग्निकर्म करेंगे। ऐसे पेशेंट में हम बस्ती भी कर सकते हैं, ऐसे पेशेंट में अलग अलग प्रकार के स्वेदन कर सकते हैं, लेकिन क्विकेस्ट फास्टेस्ट वे विद्धकर्म अग्निकर्म रहता है। जैसे वात कफज में हमने वातज में किया था, जानुष्य ऊपरी अधो चतुरंगुली, ये हम पोस्टीरियर साइटिक के लिए यहाँ पे वेदन कर्म करते हैं। अब ये हमारा वेदन कर्म हो गया, हमने अग्निकर्म भी किया, बैक के ऊपर भी अग्निकर्म किया, हमने साइटिका का वेदन कर्म भी किया, और पेशेंट ने जहाँ जहाँ बोला है अत्यग्र शूलेदय वहाँ पे हमने अग्निकर्म किया। ये करने के बाद हमें एक ही सेटिंग में पेशेंट जो चल नहीं पा रहा था वो पेशेंट चलते हुए नज़र आया है, और काफ़ी पेशेंट की वेदनाएं कम हो गई है। जो पेशेंट खड़े नहीं हो पा रहा था वो खड़े होकर चलने का प्रयास कर रहा है। ये हमें एक ही सेटिंग में बदलाव दिखे हैं, और इनको पूरी तरह से रिजल्ट 4-5 सेटिंग में आ जाता है। अब पूरी तरह से पेशेंट ठीक हो गया है 7 सेटिंग में, और अच्छी तरह से चल रहा है। धन्यवाद।